हेलो एस्पायरेंट। आज है 22 जून और आज हम पीआईबी के टॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनका पहले मैं आप ये बता देता हूँ कि वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जो ये झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, ये है तमिलनाडु की एक झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया का रिसाव हुआ है। उसके कारण वहाँ पर महिलाओं की मौत हो गई है। तो इसको लेकर एक खबर। दूसरी क्या है कि जो भारत है, वो भारत 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना है। तीसरी न्यूज़ की बात करें तो वह है कि भारत का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में कैसे वृद्धि कर रहा है। अगर चौथी न्यूज़ देखें तो चौथी न्यूज़ है कि जो कवच प्रणाली बनाई गई थी रेलवे की सुरक्षा से रिलेटेड, वह पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर पर मंजूरी मिली है, यानी वो 631 किलोमीटर के लिए अब लागू होगी पूर्वी तट पर। अगली एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ यह है कि जो न्याय तक समग्र पहुंच को मजबूती देना है, उसके लिए दिशा 2.0 कार्यक्रम बनाया गया था। उसी में आगे देखेंगे कि एक न्यूज़ और है, वो है कि न्याय सेतु चैटबॉट और विधि संजीवनी, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे पढ़ेंगे कि जो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है, ये किसके अंतर्गत आता है और इसका समझौता किससे हुआ है। एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। नाइफेड ने नाइफेड केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने वो नाइफेड के ऑक्शन में एक नाइफेक्स डॉट इन पोर्टल बनाया है। तो ये पोर्टल क्या है। एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो राखी गढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहाँ पे क्या अनुसंधान चल रहा है। और जो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक निकलता है, आईआईपी जिसे कहते हैं, उसके बारे में। आगे की जो फसल बोई जाती है भारत में, उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चीज़ पढ़ेंगे कि जो मोदी जी ने अभी एक योग जो हुआ 21 जून को, एक विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ चीज़ें की। जैसे उन्होंने एक मंत्र उसमें अपने ट्वीट में बताया, तो उस मंत्र कहाँ से लिया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। कुछ टॉपिक मेंस से रिलेटेड भी हैं। उसमें से जो एक टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो सुशासन और जन विश्वास। तो मोदी जी ने ट्वीट ही यही किया कि जन विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो इससे मेन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये डिस्कस करेंगे। और ये इससे का भी टॉपिक हो सकता है। इसके साथ ही हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है न्याय व्यवस्था को लेकर के। चलिए हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि पहला टॉपिक क्या है और वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर हम शुरू करें तो जो पहला टॉपिक हमने आपको बताया था अभी, वो टॉपिक यही था। वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक था कि झींगा फैक्ट्री में, जो झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वहाँ पर आग लग गई। यानी आग क्या लगी, वहाँ पर आग नहीं लगी, वहाँ पर हुआ अमोनिया का रिसाव। तो जो अमोनिया का रिसाव हुआ है उससे कुछ मौतें हो गई हैं वहाँ पर। तो ये कहाँ है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हाल ही में एक झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आग लगने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, वह झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ है। तो याद क्या रखना, वह झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ है, वो फैक्ट्री है तमिलनाडु में। तो हमें याद रखना कि वह फैक्ट्री कहाँ है, तो वह फैक्ट्री कहाँ है, वह फैक्ट्री है तमिलनाडु में, ये हमें याद रखना है एक चीज़। तो वो कहाँ है, वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया। तो हमें याद रखना है कहाँ है, वो तमिलनाडु में है, ये याद रखना है, ये याद होना चाहिए, तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये कब लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ 2015 में। अब इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और साथ में मिलके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों मिल करके इसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। और वहीं इसका क्रियान्वयन कौन करता है, वो करता है सीडैक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। ये दो लोग मिल करके क्या करते हैं, इसका क्रियान्वयन करते हैं। अब हुआ क्या, जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसी के अंतर्गत सीडैक ने एक चीज बनाई। वो सीडैक ने क्या बनाया, वो बनाया त्रिनेत्र नामक एक संचार नेटवर्क। त्रिनेत्र क्या है, एक संचार नेटवर्क है। तो हमें याद क्या रखना है, त्रिनेत्र क्या है, तो त्रिनेत्र एक संचार नेटवर्क है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिनेत्र क्या है, एक संचार नेटवर्क है, त्रिनेत्र एक संचार नेटवर्क है, ये याद होना चाहिए।
आगे अगर आगे देखेंगे तो ये 3 चरणों में लागू किया जाएगा। ये भले ना याद हो, लेकिन ये ज़रूर याद होना चाहिए कि त्रिनेत्र संचार नेटवर्क है, इसको सीडैक ने बनाया है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आता है। आगे जो मैंने बताया था आपको कि जो भारत है विश्व का पहला स्थान पाया है किसमें, जहाज पुनर्चक्रण में। तो ये रिपोर्ट किसने बताई, ये रिपोर्ट बताई अंकटॉट ने। अंकटॉट एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसी के तहत पता चला कि जो भारत है वो जहाज पुनर्चक्रण में पहली पोजीशन पर आ गया है। अब यहाँ पे क्या रिलेटेड है जो इससे जानकारी होनी चाहिए हमें, वो जानकारी ये है कि एक तो भारत का स्थान याद रखना चाहिए, वो सबको याद भी रहेगा। याद ये रखना कि जो हांगकांग कन्वेंशन है 2019 का, वो इसी जहाज पुनर्चक्रण से रिलेटेड है। तो ये हमें याद रखना कि जो हांगकांग कन्वेंशन है, यानी क्या है हांगकांग कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जहाज के पुनर्चक्रण से, और भारत ने इसकी पुष्टि भी 2019 में कर दी थी। ये जानकारी हमें याद रखनी है। अगला, कवच प्रणाली क्या थी, कवच प्रणाली थी स्वदेशी रूप से जो विकसित की गई थी, ये ट्रेन सुरक्षा प्रणाली थी। ट्रेन की सुरक्षा हो सके उसके लिए, ट्रेन की सुरक्षा ने ट्रैक ट्रेन जब चलती है तो उसकी सुरक्षा, उस सुरक्षा के लिए कोई हादसा ना हो उसके लिए कवच प्रणाली बनाई गई थी। अब इसका क्या चर्चा क्यों आई, क्योंकि ये पूर्वी तट पर 631 किलोमीटर रूट पर लगेगी। ये जानकारी है, ये भले ना याद हो, लेकिन हमें इतना याद होना चाहिए कि कवच प्रणाली किससे रिलेटेड है। आगे आगे हम पढ़ेंगे दिशा 2.0 कार्यक्रम क्या है। दिशा 2.0 कार्यक्रम क्या है, ये न्याय तक समग्र पहुंच पहुंच के लिए एक समाधान देता है, यानी ये ऐसी व्यवस्था करता है कि हर व्यक्ति की न्याय तक समग्र पहुंच हो सके, यानी न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच हो सके। इसी के तहत एक चीज़ बनाई गई, वो है विधि संजीवनी नाम की। विधि संजीवनी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रौद्योगिकी से सक्षम न्याय वितरण के लिए, यानी विधि संजीवनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को न्याय देने की कोशिश की जाएगी। क्या की जाएगी, विधि संजीवनी के तहत न्याय से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि सभी लोगों तक न्याय पहुँच सके। आगे आगे न्याय बंधु, न्याय बंधु क्या है, न्याय बंधु जो है ये नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट जो है उसकी धारा 12 के अंतर्गत न्याय बंधु बनाया गया है। तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि न्याय बंधु नालसा के किस धारा के अंतर्गत बनाया गया, तो धारा 12, ये याद होना चाहिए। दूसरा, इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। यानी न्याय बंधु पोर्टल के तहत क्या होगा, न्याय बंधु पोर्टल के तहत जो पात्र व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देना, ये न्याय बंधु पोर्टल का काम होगा। प्लस इसका एक काम और होगा कि जो अधिवक्ता होने हैं, यानी जो एडवोकेट होते हैं और छात्र होते हैं, उनके बीच के संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, वो आपस में एक बातचीत कर सके, इसका एक मंच दिया जाएगा। अगला अगला ये है कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसका एक हेड ऑफिस बनाया जा रहा है, यानी इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, वो नई दिल्ली में बन रहा है। CISF इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जो CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका नया हेड ऑफिस कहाँ बन रहा है, न्यू दिल्ली। तो जब हमें याद रखना है कि इसका ऑफिस नई दिल्ली में बनना, तो सच में पुराना कहाँ था, पुराना भी नई दिल्ली में था, बस बिल्डिंग भी वही है। बस केवल ये हुआ है कि उसका रिनोवेशन करके एक नया ऑफिस बनाया जा रहा है, वो है CISF का नया हेडक्वार्टर। आगे याद रखेंगे कि जो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है, ये किसके अंतर्गत आता है। सिर्फ यही पूछ ले कि डिजिटल इंडिया भाषणी प्रवाह किसके अंतर्गत आता है, तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब उसी का एक क्या, उसी का एक होता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है, यानी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये याद रखना है। दूसरा, ये है क्या, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, तो इसमें भाषणी लिखा है तो इसका मतलब ट्रांसलेटर से रिलेटेड होगा। और किस चीज़ का ट्रांसलेशन करेगा, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि बहुभाषी डिजिटल समावेशन पहल है, यानी AI द्वारा चलाई जाएगी, और भाषणी है तो ये क्या करेगा, ये भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा और आम लोगों की पहुंच वहां तक सुनिश्चित करेगा। अब इसी से असम देश ने असम राज्य ने समझौता कर लिया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ। असम ने क्या किया, समझौता किया है, ये याद रखना है हमें। आगे देखें कि राखीगढ़ी क्यों चर्चा में था, तो राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्ञात सबसे बड़ी बस्ती है। तो राखीगढ़ी के लिए क्या याद रखना, राखीगढ़ी के लिए याद रखना कि जो राखीगढ़ी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती है। अब चर्चा क्यों, चर्चा इसलिए कि हम मानव कंकाल मिले हैं हाल में, यहाँ पे भी अनुसंधान कार्य हो रहा है जहाँ मानव कंकाल मिले हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो nifex.in पोर्टल बनाया गया है, ये क्या है। तो जो nifex.in है, इसका क्या है, ये नाइफेड का एक ऑक्शन पोर्टल है, नाइफेड से रिलेटेड है, और इसका एम क्या है, इसका एम है जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी नीलामी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी ला सके, यानी पारदर्शिता लाना। यानी नाइफेक्स.in किससे रिलेटेड है, वो है
कृषि उत्पाद की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने से। तो हमें याद क्या रखना है कि नेफेक्स किससे रिलेटेड है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो क्वेश्चन बना के जब सेट करना होगा तो ऐसे सेट कर देगा कि जो नेफेक्स है इसका ये किससे रिलेटेड है, तो बोल देगा शेयर मार्केट से, या किसी और चीज़ से बता देगा, मेडिकल से। जबकि है किससे, कृषि उत्पादों की जो नीलामी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाने से रिलेटेड है, और ये नाइफेड का एक ऑक्शन पोर्टल है। और इसी तरह का एक पोर्टल और बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम है दृष्टि पोर्टल। अब दृष्टि पोर्टल क्या है? दृष्टि पोर्टल दलहन और तिलहन फसलों से रिलेटेड है। बस इतना याद रखना कि दृष्टि पोर्टल का संबंध दलहन और तिलहन फसलों से है। इसी तरह बनाया गया अटल अक्षय ऊर्जा भवन। ये कहाँ है? अटल अक्षय ऊर्जा भवन, ये है न्यू दिल्ली में। ये याद रखना है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई न्यूज़ से कोई वास्ता तो है नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखना कि कभी पूछ ले। अटल अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अगला अगला ये था कि जो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक निकाला गया है, 8 प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक निकाला गया है आईआईपी में, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत जो निकाला जाता है मासिक आधार पर, इसका इसमें कौन से सेक्टर, मतलब किस उद्योग की कितनी भारा है, कितनी भारांश क्षमता है, कौन सा उद्योग का कितना योगदान है, ये देखना है हमें। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, अगर उसकी चर्चा हम करें तो इसमें याद क्या रखना है कि इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो एक चीज़ तो हमें यही रखनी, जो ये 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक है, इसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। एक चीज़ याद रखनी। दूसरा, वो 8 उद्योग कौन कौन से हैं ये। अब इसमें कौन कौन से उद्योग हैं? एक तो है कोयला, एक है कच्चा तेल, एक है प्राकृतिक गैस, एक है रिफाइनरी उत्पाद, एक है उर्वरक, एक है इस्पात यानी स्टील, एक है सीमेंट, और एक है बिजली। ये टोटल 8 हैं। अब इनका भारांश आईआईपी में कितना है? टोटल 8 उद्योगों का मिला के 40% के आसपास है। याद रखना कि 40 के आसपास इन टोटल 8 का मिला के है। आगे क्या याद रखना, जो ये 8 हैं इनका भारांश आपस में कैसा है, इनमें इनमें सबसे ज़्यादा किसका भारांश? तो इनमें सबसे ज़्यादा भारांश है रिफाइनरी उत्पाद का, वो है लगभग 28%। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे आएगा रिफाइनरी उत्पाद, एक चीज़। दूसरे पे क्या आएगा? दूसरा स्थान जो है वो है बिजली का। तीसरे पे क्या आएगा? स्टील, स्टील को ही क्या कहते हैं? इस्पात। और चौथे पे क्या आएगा? कोयला। तो हमें इसका क्रम याद रखना है। अब क्रम याद रखने की एक टेक्निक है, वो आप बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस में याद हो जाएगी। वो है RESCCN, RESCCN CF। क्या है? RESCCN CF। जैसे आर से क्या हो गया? रिफाइनरी उत्पाद, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, एस से क्या हो गया? स्टील। तो क्या हो गया? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील, RES। आगे CCN, सी से कोल, एक सी से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। अगले CCN से नेचुरल गैस। तो ये दो तीन चीज़ याद रखना। अब कैसे याद रखना? क्योंकि भाई लगातार दो सी आ गए, तो एक से तो याद रखना, रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया। आगे एक से क्या हो गया? कोल हो गया, यानी कोल CO। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, तो CR। तो आर बाद में आता है इसलिए ये वाला बाद में होगा, CO पहले आता है इसलिए वो पहले वाला होगा। तो पहले क्या होगा? कोल, बाद में होगा क्रूड। ये याद रखना। ये याद कैसे रहेगा कि कोल, कोल में CO है, O पहले आता है, आर बाद में आता है, तो आर बाद में होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये पूरा सीक्वेंस। आगे दो चीज़ें बचेंगी, वो है CF यानी सीमेंट, और क्या बचेगा? फर्टिलाइजर। ये हो गया। अगली न्यूज़ क्या थी? जो अगली न्यूज़ थी रिलेटेड आज के PIB में, वो यह थी कि जो फसल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो बोया गया है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस चीज़ का बोया गया है, यानी वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? वो हुई है चावल में। जो पहले 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था वो बढ़ के 12 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी चावल की बुआई में ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। और सबसे ज़्यादा कमी किस में देखी गई? वो है कपास में। कपास जो पहले 17 लाख हेक्टेयर था वो बच के 22, पहले 22 लाख था, सॉरी, वो अब 17 लाख हो गया है। यानी कपास के क्षेत्रफल में कमी आई है, जबकि चावल के क्षेत्रफल में वृद्धि आई है। ये याद रखना है। अब ये याद इसलिए भी रखना कि कभी मेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ भी आप ये डेटा लिख सकते हैं। आगे देखेंगे कि तिलहन में भी कमी हुई है, लेकिन चावल और मोटे अनाज में वृद्धि हुई है। यानी चावल में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन मोटे अनाज में भी वृद्धि हुई है, वो भले सबसे ज़्यादा ना हो। ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना? आगे रखना योग दिवस पर जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, ट्वीट में एक उन्होंने क्या लिखा था? श्लोक लिखा था। संस्कृत का एक वाक्य लिखा था, वो था कि चित्त प्रसाम नोपायो योग इत्यधीते प्राण स्पंद निरोधो व द्वैधा योग धारणा। अब ये कहाँ से लिया गया है? हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये पूछ लेगा, किसी में से एक लाइन दे देगा, बोल देगा ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है योग वासिष्ठ ग्रंथ से। अब योग वासिष्ठ ग्रंथ के रचयिता कौन है? वो है वाल्मीकि जी। अब योग वासिष्ठ के कुल कितने भाग हैं? वो है 6। 6 भागों में आता है, 6 प्रकरण है इसके, और ये अद्वैत दर्शन पर बेस्ड है। यानी योग वासिष्ठ ग्रंथ किसका है? एक क्वेश्चन, वो है वाल्मीकि का।
पहला। दूसरा, इस कितने प्रकरण हैं, तो इसका कुल 6 प्रकरण हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके किस दर्शन पे बेस्ड है, तो यह अद्वैत दर्शन पे बेस्ड। ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे क्या याद रखना कि जो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो हमें क्या याद रखना कि अर्जन सिंह हॉकी टूर्नामेंट, अर्जन सिंह खेल किससे रिलेटेड है, अर्जन सिंह टूर्नामेंट हॉकी से। सिर्फ अगर यही पूछ ले कि अर्जन सिंह टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, इसका 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण है, और ये 23 जून से 3 जुलाई के बीच में आयोजित होगा। यानी इसका आयोजन आज शुरू होगा 23 जून को। ये बेंगलुरु के जलाहल्ली एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। ये इसका आयोजन कहाँ पर होगा, वो होगा बेंगलोर में, यानी कर्नाटक में इसका आयोजन होगा, याद रखना है। क्या याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ होगा, वो कर्नाटक में इसका आयोजन होगा, वो होगा बेंगलोर में, और वहाँ के जलाहल्ली एयरफोर्स स्टेशन पर। अब इसमें क्या याद रखना है कि इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी, और विजेता टीम को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी 10 लाख रुपए का पुरस्कार किसे मिलेगा, विजेता टीम को मिलेगा। ये याद रखना है। आगे जो आज वो दिए गए थे पीआईबी में, जो आज प्रेस विज्ञप्ति आई है, उसमें क्वेश्चन मेंस के लिए भी कुछ हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जो जन विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिखाया था, मैंने ट्वीट किया था, वहां से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ कि वो जो जन विश्वास है सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है, इस कथन के आलोक में मूल्यांकन कीजिए कि पिछले एक दशक में, एक दशक मतलब पिछले 10 वर्षों में, भारत में कल्याणकारी पहलों और प्रशासनिक सुधारों ने नागरिक केंद्रित शासन को किस प्रकार मजबूत किया है। यानी मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, और इसमें लिखना क्या है ये कल डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या इसका इंट्रो बनेगा, क्या इसकी मेन बॉडी में लिखा जाएगा, कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जो अभी सुशासन की बात की जा रही है, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, ये जीएस पेपर 2 में हमें पढ़ाया जाता है गुड गवर्नेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन वहाँ से बनाया गया, और ये क्वेश्चन बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि जो आपको ट्वीट हुआ मोदी जी का, मैं वहाँ से देखता हूँ। हाँ, आपको साफ साफ लिखा उन्होंने कि जन विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा इससे पूछा जा सकता है। इससे में क्या पूछ लेगा कि जन विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है, लिखिए। तो भाई ये तो इससे का टॉपिक हो गया। लेकिन इसके अलावा जो मेंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो यही था कि जन विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है, इस कथन के आलोक में मूल्यांकन करना है। यानी क्या करना है, पॉजिटिव लिखने हैं और निगेटिव लिखने हैं, हमें बताना है दोनों चीज़ें। कि एक दशक मैंने पिछले 10 वर्षों में जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई हूँ, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए हैं, उसने नागरिक केंद्रित शासन को किस प्रकार मजबूत किया है, ये बताना है। इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट यानी जन विश्वास इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब इसके परिप्रेक्ष्य में इवेलुएट करना है कि हाउ वेलफेयर इनिशिएटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं भारत में, वो लास्ट डिकेड यानी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कैसे मजबूत किया है किसको, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को। ये एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि सस्ती और त्वरित न्याय तक आसान पहुंचा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है क्या बनाया गया, दिशा बनाया गया था, न्याय सेतु बनाया गया। तो इसका क्या है, न्याय बंधु, न्याय सेतु, इन सब का क्या उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या, सस्ती और त्वरित न्याय तक आसान पहुंच हो सके। तो ये आसान पहुंच सुनिश्चित करना एक जीवित लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी लोकतंत्र में हम जिसमें रहते हैं वहां पर हर व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए। अब इस कथन के आलोक में भारतीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हाल में किए गए संस्थागत और तकनीकी सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण, आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं आपको, कि हर व्यक्ति तक सस्ती और त्वरित न्याय की आसान पहुंच हो सके, उसके लिए वर्तमान में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उनकी चर्चा करनी है। तो जो भी प्रयास किए गए हों वो आप देखिए, और इसके बारे में क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कल डिस्कस करके, जब कल पीआईबी डिस्कस कर रहा हूँगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका इंट्रो लिखना है, कैसे इसकी मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे इसका कंक्लूजन लिखना है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यायिक संलंबिता यानी जुडिशियल पेंडेंसी, यानी जो न्याय मिलने में लेट हो रहा है, कि चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, क्या कारण है जिससे वो लेट हो रहा है। ई कोर्ट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बनाए गए हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, और वैकल्पिक विवाद समाधान, यानी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसी पहले हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में कहाँ तक सहायक हो सकती हैं। ये चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रयास किए गए, प्रयासों की चर्चा इसने क्वेश्चन में खुद कर दी गई, यानी ई कोर्ट और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, इनके द्वारा जो हाशिए पर मौजूद वर्ग हैं उनके लिए जो न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में कहाँ तक सफलता मिली है, यानी इनके द्वारा जो न्याय
तक लोगों की कितनी पहुँच हो पाई है और कहाँ-कहाँ कमियाँ रह गई हैं, इसके बारे में डिस्कस करने को बोला जा रहा है। तो ये था आज का पीआईबी के टॉप करंट अफेयर्स का अपडेट। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जीएस आख्यान पर मिल जाएगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।